फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी 2024 को रिलीज तमिल सुपरनेचुरल हॉरर मूवी ओरू पेरू भैरव कोना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वी.आई. आनंद ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। की शुरुआत में हम भैरव कोना नाम के गांव को देखते हैं, जहां आज रात वो लोग एक त्योहार मना रहे होते हैं, जिसमें ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और ये पूजा भी हो रही होती है। और तभी हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। वो आदमी इस गाँव से भागकर कहीं दूर जाना चाहता था, लेकिन तभी उस गाँव की मुखिया, जिसका नाम पेदम्मा है, वो ध्यान में बैठी होती है और अपनी सतियों से उस आदमी को भागते हुए देखती है। अभी वो आदमी उस गांव के गेट के पास पहुंचने ही वाला था, तभी पेड़ के ऊपर से कुछ काले कपड़े पहने लोग नीचे कूदते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं और फिर घसीटते हुए दोबारा उसे उसी गांव में लाते हैं और फिर उसे जंजीरों से बांधकर एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। और फिर धुएं के रूप में कुछ शक्तियाँ उस पर हमला करती है और थोड़ी ही देर में वो मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और बताती है कि आज उसकी शादी है, लेकिन उसके घर में एक चोर घुस आया है। लेकिन वो चोर इससे पहले चोरी करके सारा सामान लेके भागा। गांव वालों ने उसे घेर लिया है और चोर ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है। और मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द आकर उस चोर को पकड़ ले, नहीं तो ये गाँव वाले उसे जान से मार देंगे। लड़की की बातें सुनकर पुलिस वाला समझ जाता है लड़की काफी रहमदिल है। और इधर हम चोर को देखते हैं जो उस कमरे में बंद होता है और दूसरी तरफ बाहर से लोग उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम चोर को देखते हैं, वो अपने शर्ट को उतारता है और सारे ज्वेलरी खुद ही पहन लेता है। ज्वेलरी पहनने के बाद एक बड़ा सा ओवरकोट पहनकर उस पे केरोसिन छिड़कता है और हेलमेट पहनकर खुद को आग लगा देता है। आग लगाकर जब वो कमरे से बाहर आता है तो लोग डरकर उसके पास नहीं जाते। वो भागता हुआ जाता है और एक झील में छलांग लगा देता है और थोड़ी दूर बाद वो झील में तैरकर पार करके दूसरी तरफ निकल जाता है, जहाँ वो पहले से ही अपनी बाइक को छिपा कर रखता है। और वो चोर अपनी बाइक से वहाँ से भाग जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे पुलिस की जीप मिलती है, लेकिन पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाते और वो आगे निकल जाता है। रास्ते में उसे उसका फ्रेंड जॉन मिलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि चोर का नाम बसवा है। तो बसवा अपनी बाइक को ही छोड़कर जॉन के साथ दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकल जाता है। जब बसवा जॉन के साथ रास्ते में जा रहा होता है तभी उसको उसके अंकल का कॉल आता है, जो बसवा को बताते हैं कि बसवा को एक मूवी में फायर स्टैंड का काम मिला है, जिसके लिए वो 50,000 रूपए देने को तैयार है। लेकिन बसवा अपने अंकल को उस काम के लिए मना कर देता है। तो उसके अंकल बोलते हैं, लगता है तुम उस लड़की भूमि को अभी तक भूल नहीं पाए हो। और भूमि का नाम सुनते ही बसवा थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और सोचने लगता है और सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं बसवा एक मूवी में स्टेनमैन का काम कर रहा होता है। वो वहाँ से अपना सीन खत्म करके ऑटो लेकर अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे भूमि मिलती है। वो उसको बोलती है कि 2 चोर उसका बैग लेकर भाग गए हैं और वो उसका पीछा करे, लेकिन बसवा भूमि को देखते ही खो जाता है। बसवा चोर का पीछा करते हुए एक खाली गोदाम में पहुंचता है और चोर से वो बैग छीन लेता है। बसवा जैसे ही बैग खोलता है वो देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है कि उस बैग के अंदर किसी इंसान की कंकाल रखे हुए थे। लेकिन तभी भूमि वहाँ आ जाती है। वो अपना बैग लेती है, बसवा को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। भूमि तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बसवा उसके प्यार में खो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बसवा और उसका अंकल एक शंकर नाम के क्रिमिनल से मिलते हैं। शंकर बसवा को एक काम करने के लिए बोलता है, लेकिन बसवा मना कर देता है। वो बोलता है कि वो अब बुरे काम छोड़ चुका है। एक्चुअली पहले बसवा छोटे मोटे आपराधिक काम भी किया करता था, लेकिन जब से उसको फिल्मों में स्टैंडमैन का काम मिला उसने ये सब काम छोड़ दिया। लेकिन बसवा का अंकल उसको बार बार एक काम करने के लिए बोलता है, तो बसवा मान जाता है। शंकर उसको बोलता है कि मेरी गाड़ी की डिग्गी में एक लड़की है जिसे तुम्हें आज रात के लिए प्रोटेक्ट करना है, कल सुबह हम उसे ले जाएंगे। बसवा जैसे ही गाड़ी की डिग्गी खोलता है वो देखता है उसके अंदर भूमि बेहोश पड़ी होती है। और इसी के साथ अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं बसवा और जान उस गाड़ी से जा रहे होते हैं। रास्ते में बसवा देखता है कि सड़क के किनारे एक स्कूटी टूटी पड़ी है और वहीं एक लड़की घायल पड़ी होती है। उसका एक्सीडेंट हो गया होता है। बसवा और जॉन उस लड़की को अपने कार में डालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। और थोड़ी ही देर में उस एक्सीडेंट वाली जगह पर एक पुलिस वैन आकर रुकती है। जब इंस्पेक्टर चेक करता है तो देखता है वो एक्सीडेंट तो नकली था, क्योंकि उसके स्कूटी के पहिए खोलकर बाहर निकाले गए थे। और दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो कार के पीछे लेटी होती है और बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन इंस्पेक्टर को वहाँ केरोसिन की महक आती है। तो समझ जाता है वो चोर जो अपने ऊपर केरोसिन का तेल डालकर सारे गहने चुरा कर लेकर भाग गया, वो पक्का यहीं से गुजरा है। वो अपने वॉकी टॉकी से उच्च पोस्ट के ऑफिसर को बोलता है कि आने जाने वाले गाड़ियों में लोगों के हाथ को सूंघे, अगर उन्हें केरोसिन की स्मेल आती है तो पक्का वही क्रिमिनल है। और इधर हम देखते हैं बसवा और जॉन आपस में बातें करते हुए जाते हैं
और लड़की उनकी बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों भी उसी की तरह चोर हैं। जैसे ही बसवा चेक पोस्ट पर पहुंचता है, पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो अपने कार से भागता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है और गलती से बसवा और जॉन भैरव कोना नाम के उसी गांव में पहुंच जाते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जब वो लोग गांव के अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक आदमी उन्हें गरुड़ पुराण के बारे में बताता है। वो बताता है कैसे विष्णु भगवान ने गरुड़ पुराण में लिखा है कि एक आत्मा धरती पे कैसे जन्म लेती है और कैसे अपना पूरा चक्र इस धरती पर पूरा करती है। वो लोग थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक खंबे में दो आदमियों को बांधकर उन्हें हंटर से पीटा जा रहा था। जब वो लोग वहाँ के लोगों से पूछते हैं तो बताते हैं इन्हें दंड दिया जा रहा है। हालांकि बसवा इन सब चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो वहाँ के एक आदमी से डॉक्टर के बारे में पूछता है तो आदमी बताता है इस पूरे गाँव में एक ही डॉक्टर है जो नदी के किनारे मिलेगा। फाइनली बसवा को वो डॉक्टर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उस लड़की को देखता है वो इलाज करने से मना कर देता है। वो बोलता है उसे औरतों से सख्त नफरत है, लेकिन बसवा जब उसे धमकाता है तो इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। बसवा और जॉन घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कुछ साधु नदी के किनारे बैठकर एक रिचुअल कर रहे होते हैं जिसमें एक साधु एक लड़की को नदी में बार बार डुबो रहा होता है। ये सारी चीजें देखने में काफी मिस्टीरियस होती है, लेकिन तभी बसवा किसी को कॉल करने के लिए ट्राई करता है। नेटवर्क ना होने की वजह से वो थोड़ा आगे निकल जाता है और तभी हम देखते हैं काले नकाब पहने लोगों को जो पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उनमें से एक आदमी बसवा के ठीक पीछे खड़ा होता है और हम देख पाते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल ही सफेद होती हैं। वो देखने में इंसान जैसा नहीं होता है। जैसे ही बसवा पीछे मुड़ता है वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ जॉन गाड़ी के पास अकेला होता है। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है एक औरत रो रही होती है। वो उसको चुप कराने की कोशिश करता है तो औरत उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन एकाएक वहाँ से गायब हो जाती है। और इधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो उस घायल लड़की के इलाज के लिए दवाइयाँ बना रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की के पास जाता है तो देखता है लड़की के चेहरे पे कोई भी चोट का निशान नहीं होता है। वो लड़की बोलती है मुझे तो कोई चोट ही नहीं लगी, लेकिन डॉक्टर इससे पहले कुछ समझ पाता वो लड़की उसके सर पे डंडा मारकर बेहोश कर देती है और बसवा की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो लड़की जैसे ही कार लेकर आगे निकलती है उसका एक्सीडेंट एक साइकिल वाले से होता है। एक्चुअली वो साइकिल वाला भी एक चोर होता है। वो अपने ग्रुप के लोगों को बुलाता है, उस लड़की को बेहोश करके वो कार लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद बसवा जॉन जब उस लड़की को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वो लड़की बेहोश होती है। लड़की को होश में लाते हैं और उससे उस कार के बारे में पूछते हैं तो बताती है कि कुछ चोरों ने उसकी कार को उससे छीन लिया। यहाँ हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम गीता होता है। बसवा डॉक्टर से हेल्प मांगता है अपनी गाड़ी और उन गहनों को ढूंढने के लिए। तो डॉक्टर बसवा, जॉन और गीता को लेकर पेदम्मा के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है पेदम्मा अपने घर पर नहीं होती है। तो डॉक्टर बोलता है कि पेदम्मा हमेशा यहाँ होती है, अगर वो यहाँ नहीं है तो कोई बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ हम पेदम्मा को देखते हैं जो एक पुराने से घर के अंदर जाती है और पेदम्मा के साथ उसका कुत्ता भी होता है, लेकिन एकाएक कुत्ता एक छोटी बच्ची के रूप में बदल जाता है और पेदम्मा उस घर के अंदर चली जाती है। जब पेदम्मा उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और तभी हम देखते हैं कि पेदम्मा के हाथ में जो एक जादुई छड़ी थी उसमें अजीब सी लाइट निकलने लगती है और पेदम्मा के हाथ में भी एक चमकती हुई चीज आ जाती है। वो लोगों से बोलती है कि आओ मेरे हाथ को टच करो और अपने बारे में जानो ताकि तुम्हारी ये नफरत तुमसे दूर हो सके। लेकिन तभी वहाँ उस घर का मुखिया राजप्पा आ जाता है तो पेदम्मा राजप्पा से भी वही बात बोलती है कि गुस्सा थूक दो और राजप्पा से बोलती है कि कब तक अपने आसपास इन नफरत की दुनिया बनाकर रखोगे। तो राजप्पा बोलता है जब तक मैं उन लोगों के गले नहीं काट देता जिन्होंने मुझे धोखा दिया था तब तक मेरी ये नफरत खत्म नहीं होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बसवा पेदम्मा से मिलता है। जैसे ही उसके पास जाता है तो पेदम्मा उसका नाम लेकर बुलाती है तुम आगे बसवा। लेकिन बसवा पेदम्मा के मुँह से अपना नाम सुनकर बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है आपको मेरा नाम कैसे पता? तो पेदम्मा बोलती है मैं तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में जानती हूँ। वो बताती है तुम भूमि नाम की एक लड़की से प्यार करते थे जो तुम्हें छोड़कर चली गई और उसके जाने के बाद से अब तक तुम काफी दुखी हो। और साथ ही पेदम्मा बसवा को उसके किए गए पिछले गुनाहों के बारे में याद दिलाती है और सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है जहाँ हम देखते हैं बसवा भूमि के साथ होता है और भूमि उसको अपने बारे में बता रही होती है कि वो अपने पूरे गाँव वालों के साथ एक जंगल में रहा करते थे जहाँ उनके कबीले का मानना था कि ये जमीन हमारी माँ है और ये जंगल उन्हें भेंट के रूप में एक सौगात मिली हुई है और इसी वजह से उन लोगों ने कभी भी अपनी जमीन को अपने नाम से रजिस्टर नहीं कराया। वो बताती है जब ये बात एक बिजनेसमैन को पता चली कि ये जमीनें हमारे नाम से रजिस्टर नहीं है तो जबरदस्ती आकर हमारी जमीन
जमीनों पर कब्जा कर लिया और हम सब लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। और इसके बाद हमारे कबीले के लोग बेघर हो गए। वो शहर में जाकर छोटे मोटे काम करने लगे, बच्चे भूख से तड़पने लगे और इसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन हमारे पास कोई भी पेपर ना होने की वजह से हम कोर्ट में अप्रूव नहीं कर पाए। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हमें जानते थे, वो लोग उस बिजनेसमैन से पैसे लेकर कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे दी। लेकिन हमारे पूर्वज जो 100 साल पहले गांव के बगल में दफनाए गए थे, उन्हीं की वो हड्डियां थी जो तुमने बैग में देखी थी, ताकि वो लोग उन हड्डियों की जांच कराकर कोर्ट में वो पेपर पेश कर सके और अपनी जमीनें वापस ले सके। लेकिन इन सब होने से पहले ही उस शंकर नाम के क्रिमिनल ने भूमि को किडनैप करके बसवा के हवाले कर दिया। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं बसवा और जॉन एक साथ खड़े होते हैं। तो बसवा जॉन से बोलता है, इस गाँव में कुछ तो गड़बड़ है। वो बताता है कि यहाँ के लोग हम लोगों के बारे में पहले से ही जानते हैं, जबकि हम लोग कभी भी पहले यहाँ पर इस गाँव में आए ही नहीं। अभी बसवा जॉन से बात कर ही रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो पास में जाकर देखता है तो चोरों का वही ग्रुप होता है जिसने गीता से बसवा की कार और ज्वेलरी चुराई थी। अब बसवा उन चोरों का पीछा करता है और पीछा करते हुए उसी पुरानी हवेली में पहुंच जाता है जहां थोड़ी देर पहले पिदम्मा गई थी। जैसे ही बसवा वहां पहुंचता है, वो देखता है उस ज्वेलरी से भरा हुआ बैग वहीं पर होता है और उसके पास राजप्पा बैठा होता है। तो बसवा राजप्पा से बोलता है कि वो बैग उसका है और ये ज्वेलरी भी उसकी है और तुम्हारे लोगों ने उसकी ज्वेलरी भरे बैग और उसकी गाड़ी चुरा ली। और ये भी बोलता है वो लड़ाई नहीं करना चाहता, तो चुपचाप वो बैग उसके हवाले कर दिया जाए। तो राजप्पा बोलता है ये सारे गहने उसने अपनी बेटी कात्यायनी के लिए बनवाए थे, तो ये गहने तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। ये बातें सुनकर बसवा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि बसवा ने ये गहने किसी और से चुराए थे, तो फिर ये गहने राजप्पा के कैसे हो सकते हैं। अब राजप्पा अपने लोगों को बुलाता है, लेकिन तभी बसवा उसके एक आदमी के गले पे अपना चाकू रख के बोलता है कि उसके गहने उसे वापस कर दिए जाए, नहीं तो सबको बारी बारी से मारेगा। उसकी बातें सुनकर राजप्पा हंसने लगता है और देखते ही देखते वो आदमी जिसके गले पे बसवा ने चाकू रखा था, अपना गला काट कर अपनी जान दे देता है। उसको ऐसा करते देखकर बसवा और जॉन की तो सांस ही अटक जाती है। अभी बसवा कुछ समझ पाता, तभी राजप्पा बोलता है कि मौत का डर तो जिंदा इंसानों को होता है, जो पहले से ही मर गया हो उसे फिर क्या मौत का डर। उसकी बात सुनकर बसवा और जॉन के तो होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने अब तक जितने भी लोगों को इस घर में देखा वो सब आत्माएं हैं, वो सब पहले ही मारे जा चुके हैं। और तभी वो मरा हुआ आदमी फिर से उठ खड़ा होता है। उसका चेहरा काफी डरावना होता है और उसके मुंह से सांप जैसी अजीब सी जीभ बाहर आती है। ये सब देखकर बसवा और जॉन डर जाते हैं। अब उस घर में रहने वाली आत्माएं उन दोनों को डराना शुरू करती हैं। वो दोनों अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागते हैं और वहीं हम राजप्पा को देखते हैं। उसका चेहरा बदल चुका था, उसके आधे चेहरे पे पिघला हुआ सोना चिपका था। अब बसवा ज्वेलरी के बैग को अपने बैन में डालकर भागने की कोशिश करता है और इधर वो आत्माएं उसका पीछा करती है। और इधर अब सुबह होने लगी थी और सूर्य की रोशनी पड़ते ही सारे की सारे घोस्ट अब काला धुआं बनकर उड़ने लगे थे। वो लोग जैसे जैसे गांव के अंदर आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि गांव में रहने वाले सारे के सारे लोग घोस्ट थे, जो अब सूर्य की पहली किरण पड़ते ही एक धुएं के रूप में बदल जा रहे थे। और देखते ही देखते पूरा गांव एक धुएं के रूप में बदलकर एक गोल से आग के गोले के अंदर समा जाता है। लेकिन बसवा खुश था, क्योंकि उसका ज्वेलरी का बैग मिल गया था। लेकिन तभी बसवा देखता है वो साइकिल गैंग का चोर उसकी बहन के पास आता है और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर उसी आग के गोले में समा जाता है। हालांकि बसवा उसको पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन असफल होता है। अब दिन में पूरा का पूरा गांव सुनसान होता है, वहाँ एक भी आदमी नहीं होता। अब सुबह हो चुकी थी और गीता और जॉन बसवा से वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में पूजा की थाली लेकर अंदर मंदिर में जा रहा था। वो लोग उसका पीछा करते हैं, तो वो देखते हैं वो आदमी मंदिर के अंदर जाता है, जहाँ माँ काली का एक बड़ा सा तस्वीर बना होता है, जिसके सामने वो पूजा करने लगता है। तो बसवा उस पुजारी से उस गाँव का रहस्य पूछता है। वो पूछता है कि कैसे पूरा का पूरा गांव सुबह होते ही गायब हो गया। तो पुजारी बसवा को बताता है तुम्हारे जितने भी सवाल है उन सब के जवाब तुम्हें गरुड़ पुराण में मिलेंगे। वो ये भी बताता है कि एक जमाने में गरुड़ पुराण को एक नॉर्मल किताब की तरह पढ़ा जाता था और गरुड़ पुराण के अंदर इस गांव भैरव कोना का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के समय इस गाँव का दरवाजा खुलता है और जैसे ही कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष आते ही ये पूरा का पूरा गाँव अदृश्य हो जाता है। वहीं पुजारी बताता है कि कुछ लोग गरुड़ पुराण को पढ़कर भैरव कोना गांव में आए, लेकिन वो लोग यहाँ से वापस नहीं गए। जब ये बात सम्राट को पता चली तो समझ गए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। उन्होंने गरुड़ पुराण से वो 4 पन्ने निकलवा दिए जिनमें भैरव कोना का जिक्र था। और वो ये भी बताता है कि और जो लोग मरते वक्त क्रोध और बदले की भावना लेकर मरते हैं, वही लोग भैरव कोना गाँव में आते हैं और जब उन आत्माओं का क्रोध
क्रोध शांत हो जाता है तो उन्हें इस गांव से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। एक तरह से माना जाए तो भैरव कोना उन क्रोधित आत्माओं के लिए एक जेल खाना है। और वो बताता है कि पेदम्मा इस गांव की मुखिया है, लेकिन वो एक क्रोधित आत्मा नहीं है। उसको भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। जो छड़ी लेकर चलती है उसमें वो शक्तियाँ हैं जो आत्माओं को कंट्रोल करती हैं, और साथ ही पेदम्मा उन आत्माओं का क्रोध शांत करके उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाने का भी काम करती है। और साथ ही वो पुजारी उन लोगों को चेतावनी भी देता है कि तुम किस्मत वाले थे जो बच गए, तुमसे पहले ना जाने कितने मासूम लोग जो भटकते हुए इस गांव में आए और कभी जिंदा वापस नहीं गए। अब जॉन और गीता बसवा से उस गांव को छोड़कर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बसवा बोलता है वो किसी भी कीमत पे वो ज्वेलरी का बैग वो हासिल करके रहेगा। तो जॉन उससे पूछता है कि आखिर उन आत्माओं से वो बैग कैसे हासिल करेगा। तो वो बताता है कि उसके पास एक प्लान है। वो गीता को राजप्पा की बेटी बनाकर उसके सामने ले जाएगा। अब जबकि राजप्पा को मरे काफी साल हो गए तो उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी, तो उसे पहचान नहीं पाएगा और वो गीता को सारी ज्वेलरी अपनी बेटी समझकर दे देगा। लेकिन गीता उसका साथ देने से मना कर देती है। वो काफी रिक्वेस्ट करता है तो गीता उससे पूछती है कि आखिर उस बैग की ज्वेलरी में ऐसा भी क्या है जिसके लिए वो अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में डालना चाहता है। तो बताता है कि वो ये काम अपने प्यार भूमि के लिए करना चाहता है। उसकी कुछ गलतियों की वजह से भूमि उससे दूर हो गई, लेकिन वो ज्वेलरी का बैग हासिल करके उस अधूरे काम को पूरा करना चाहता है जिसे भूमि छोड़कर गई है। उसकी ये बातें सुनकर गीता उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रात होने से पहले बसवा को राजप्पा और उसकी बेटी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी थी। तो बसवा, गीता और जॉन उस गांव में जाते हैं जहां से बसवा ने ज्वेलरी चुराई थी। तो उन्हें पता चलता है कि राजप्पा एक जमाने में बहुत बड़ा डकैत हुआ करता था, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो डकैती में लूटे हुए सोने से अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी बनवाया करता था, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले एक मुरली नाम के आदमी ने उसको धोखा दिया। उसने पुलिस को राजप्पा के ठिकाने के बारे में बताया। जब वो ज्वेलरी लेकर भाग रहा था तो उसकी हाथापाई राजप्पा से हो गई और राजप्पा छत से नीचे खौलते हुए सोने की कड़ाही में गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। और मुरली उस सारी ज्वेलरी लेकर वहाँ से भगाया। तो मुरली उस सारी ज्वेलरी अपनी बेटी की शादी में उसको देना चाहता था, जहाँ से बसवा ने उसे चुरा लिया। बसवा राजप्पा की बेटी के बारे में और भी कई सारी जानकारियाँ इकट्ठा करता है। अब वो तीनों दोबारा शाम को वापस भैरव कोना गाँव आ जाते हैं। अब दोबारा रात हो जाती है और सारी आत्माएं दोबारा उसी आग के गोले से बाहर आती हैं और बसवा, जॉन और गीता उसी पुरानी हवेली में जाते हैं जहाँ राजप्पा रहता था। वो राजप्पा से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि वो लोग अपने साथ राजप्पा की बेटी कात्यायनी को भी अपने साथ लाए हैं। उनकी बातें सुनकर राजप्पा खुश हो जाता है, क्योंकि जब से राजप्पा की मौत हुई थी उसकी आत्मा उसकी बेटी को लेकर काफी दुखी रहती है। राजप्पा अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होता है और जब गीता उसके पास से जाने लगती है तो ज्वेलरी से भरा बैग वो गीता को देता है। लेकिन राजप्पा की ख्वाहिश थी कि एक पायल जो उसने अपनी बेटी के लिए बनवाया था, क्योंकि कात्यायनी के दाएं पैर में एक बर्थमार्क होता है जिसको छुपाने के लिए उसने पायल बनवाई थी। तो चाहता था कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी को पायल पहनाए। वो जैसे ही पायल पहनाने जाता है देखता है गीता के पैरों पे वो बर्थमार्क नहीं होता है। वो पहचान जाता है कि बसवा और गीता ने उसे धोखा दिया है। अब राजप्पा बहुत गुस्सा होता है और इधर बसवा, गीता और जॉन गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिधर भी जाते हैं वो आत्माएं उनका रास्ता रोक लेती हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने पेदम्मा आ जाती है और पेदम्मा बसवा को बताती है कि तुम बेवजह यहाँ नहीं आए हो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ लेकर आई है। एक लड़की तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही है। जब बसवा देखता है वो और कोई नहीं भूमि होती है। इसका मतलब भूमि भी मारी जा चुकी थी। उसकी आत्मा भैरव कोना गाँव में अब कैद हो चुकी थी। भूमि बाहर आती है और बसवा से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों मारा, और इस साथ ही साथ हम देखते हैं वो बसवा से काफी नफरत भी करती है। बसवा अपनी सच्चाई उसे बताना चाहता है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती और उसी गुस्से में भूमि राजप्पा से बोलती है कि बसवा को जान से मार दे। वो भूमि ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में पेदम्मा मिलती है। वो उसको बताती है और वही दूसरी तरफ राजप्पा और उसके साथ रहने वाली वो आत्माएं बसवा को बुरी तरह मारती हैं। अब बसवा घायल हो चुका था और इधर पेदम्मा अपने हाथ में वो जादुई लाइट चलाती है और भूमि उस पर अपना हाथ रखती है। हाथ रखते ही सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं कि जहाँ शंकर ने भूमि को किडनैप करके बसवा के हवाले कर दिया था एक रात की रखवाली के लिए, लेकिन बसवा को भूमि की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए वो अब उसका साथ देना चाहता था। लेकिन भूमि अभी भी उसको गलत समझ रही थी। भूमि बसवा को घर में बंद करके बाहर भागती है, लेकिन तभी शंकर अपने गुंडों के साथ वहाँ आ जाता है। भूमि शंकर को मार देती है, लेकिन उसके गुंडे उसका पीछा करते हैं और बसवा किसी तरह से अपने आप को आजाद करता है और भागता हुआ भूमि को बचाने आता है। लेकिन लड़ाई के दौरान गलती से बसवा की तलवार भूमि के गले
पर लगती है और जिससे भूमि वहीं मारी जाती है। मरते समय तक भूमि बसवा को गलत ही समझ रही थी और उससे नफरत करती थी और यही वजह थी कि भूमि की आत्मा आज भैरवकोना गांव में कैद थी। लेकिन अब भूमि को सच्चाई पता चल चुकी थी कि बसवा उसे बहुत प्यार करता है और उसके जाने के बाद उसके गांव वालों का पूरा सहयोग कर रहा है। और बसवा उन फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलता है जिन्होंने भूमि के गांव वालों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। वो लोग उससे 1 करोड़ रुपए का रिश्वत मांगते हैं और बसवा उन गांव वालों को बचाने के लिए उस ज्वेलरी की चोरी करता है। सारी सच्चाई जानने के बाद भूमि को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पेदम्मा से बसवा की जिंदगी बचाने की भीख मांगती है तो पेदम्मा वो जादुई छड़ी बसवा को देती है और उस छड़ी को छूते ही बसवा के अंदर ताकत आ जाती है। वो उनसे लड़ाई करने लगता है और एक एक करके उन सारी आत्माओं को लड़ाई में हरा देता है। और अंत में जब बसवा राजप्पा को उस छड़ी से नर्क में भेजने वाला होता है तो राजप्पा बोलता है, मैं उस इंसान को मारना चाहता हूँ जिसने मुझे धोखा दिया। तो बसवा बताता है कि तुम्हारी मौत के बाद मुरली ने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला, तो तुम क्या चाहते हो, उसको जाकर बता दे कि मुरली उसका बाप नहीं, वो उसके बाप का कातिल है। ये सब बातें सुनकर राजप्पा का भी क्रोध शांत हो जाता है और उसकी आत्मा वहाँ से मुक्त हो जाती है। और दूसरी तरफ भूमि का भी गुस्सा अब शांत हो चुका था। उसकी भी आत्मा बसवा को आखिरी बार अलविदा करके वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।